अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिस्ट्री एंड बायोग्राफी की एक और वीडियो में खुश आमदीद। हम सब के दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है कि ज़मीन पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई थी। इस पर बहुत सी रिसर्च हो चुकी है और बहुत सी थ्योरीज पेश की जा चुकी हैं। साइंसदान हमें बताते हैं कि एक ज़माने में ज़मीन इंतहाई गर्म थी और हर जगह आतिशफ़िशां मौजूद थी। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि ज़मीन एक धमाके के नतीजे में वजूद में आई थी, जो धमाका सूरज के टाइडल पुल की वजह से हुआ था। ये चीज़ हमें एविडेंस देती है कि शुरू में ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म थी। साइंसदानों के मुताबिक इब्तदा में ज़मीन पर सिर्फ गर्म और पिघला हुआ लावा था, जिससे मुख्तलिफ किस्म की गैसें और पानी के बुखारात बाहर की तरफ निकल रहे थे। इन गैसों की वजह से आसमान का रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। तमाम साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त ज़मीन पर ना कोई समुंदर था, ना पानी था और ना ही ज़िंदगी के कुछ आसार थे। बहुत वक्त गुजरने के बाद ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगी। ज़मीन के ऊपर मिट्टी की तह बनने लगी, जिसके नीचे गर्म और हंगामा खेज लावा मौजूद था। चंद 100 मिलियन साल गुजरने के बाद ज़मीन की बैरूनी तह ठंडी होने लगी। ठंडी होने के साथ साथ ज़मीन के ऊपर मिट्टी की तह मोटी हो गई। जो आतिशफ़िशां लावा पहले हर जगह पर मौजूद था, अब वो बाज़ जगहों तक महदूद हो गया था। पानी के जो कतरे लावा से एवेपोरेट हुए थे, अब वो बारिश की शक्ल में ज़मीन पर बरसने लगे। इसके बाद साइंसदान बयान करते हैं कि ज़मीन पर अचानक ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और प्रोकैरियोटिक लाइफ ने ज़मीन पर जन्म लिया। ये तरक्की कब और कैसे हुई, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। नाज़रीन इकराम, इस मौजू पर साइंसदानों ने जो भी रिसर्च की थी वो हक़ाइक़ के बजाय नज़रियात पर मबनी थी। साइंसदानों का मानना है कि आज ज़मीन पर मौजूद तमाम जिंदा चीज़ें एक ही एंसेस्टर से बनी हैं। इनके मुताबिक सबसे पहले प्रोकैरियोटिक लाइफ ने ज़मीन पर जन्म लिया और फिर वक्त के साथ साथ उनमें एवोल्यूशन होकर ज़मीन पर मौजूद तमाम स्पीशीज़ वजूद में आईं। इसके बाद दो साइंसदानों ने इस टॉपिक पर काम किया। उनके नाम हैं चार्ल्स डार्विन और A.R. वालेस, जिन्होंने एक दूसरे से अलग होकर काम किया, लेकिन इन दोनों का टॉपिक सेम था। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की, जिसमें ये बात शामिल थी कि ज़मीन पर मौजूद तमाम स्पीशीज एक ही कॉमन एंसेस्टर रखती हैं। इसने इकट्ठा किया पौधों के और एनिमल्स के कुछ सैंपल्स को और फिर उनको आपस में मिलाया कि इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इन दोनों का ओरिजिन सेम है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी थी, इतना के बगैर किसी बारीक तफसीलात के तमाम ही थ्योरीज को कबूल कर लिया गया जो ये बयान करती थी कि एनिमल्स और प्लांट्स के एंसेस्टर सेम हैं। इनके मुताबिक इस आर्ग्यूमेंट का फैसला बाद में किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले ये पता लगाना ज़रूरी है कि ज़मीन पर सबसे पहला जानदार कौन सा था। ये एक बहुत मुश्किल सवाल बन चुका था और इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत से नज़रियात पेश किए गए। यहाँ पर एक बड़ी आर्गूमेंट ने जन्म लिया। कुछ साइंसदानों का ये मानना था कि ज़मीन पर लाइफ की शुरुआत एक आम से तरीके से हुई और कुछ माहिरीन अपने अपने मज़हब को पेश नज़र रखते हुए इसकी मुख्तलिफ तशरीहात देने लगे। बहुत से साइंसदानों ने इन तमाम तशरीहात को नाकाबिल यकीन और अजीबो गरीब समझ कर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ये तमाम तशरीहात कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि इनमें कोई साइंसी जान पड़ताल और तहकीकात शामिल नहीं थी। 1903 में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने बहुत जोर पकड़ लिया था। इस वक्त एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम आर्हीनियस था। उन्होंने अपनी एक रिसर्च पेश की और उसमें बयान किया कि ज़मीन पर लाइफ का कोई ओरिजिन नहीं है। जो लाइफ ज़मीन पर एग्जिस्ट करती है वो आई है खला से या किसी और प्लेनेट से। उनका ये मानना था कि ज़मीन पर पहला ऑर्गेनिज्म स्पोर्स की सूरत में आया होगा, हवा के दबाव की वजह से या सूरज की रोशनी की तेज़ किरणों की वजह से। इनकी तहकीक का कंक्लूजन ये था कि लाइफ का कोई ओरिजिन नहीं है, ये मादा की तरह हमेशा मौजूद थी। बाकी साइंसदानों ने इस थ्योरी को फौरी तौर पर रद्द कर दिया कि ये शवाहिद बेबुनियाद हैं। इससे पहले ये शवाहिद मौजूद हैं कि तवील अरसे तक रहने वाले ताबकार अनासर जिंदगी से अरबों साल पहले तश्कील पा चुके थे। इनके ख्याल में ये नाकाबिल तसव्वुर था कि जिंदगी बैक वक्त मौजूद में आ सकती है, जबकि ताबकार अनासर भी ज़मीन पर मौजूद हों। इसके बाद एक चौथा मफरूज़ा आता है कि ज़मीन पर पहला जानदार किसी गैर नामियाती मादे से एक नामुमकिन वाक़े से पैदा हुआ हो। इस नज़रिए को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया गया कि ऐसे जानदार को गैर नामियाती माहौल से बढ़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कुछ और कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, जिससे उसे अपनी ज़िंदगी की तरतीब देना होगी। साइंसदानों ने इस नज़रिए को मुस्तरद कर दिया क्योंकि आम से आम बैक्टीरिया भी नहायत ही पेचीदा था और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में
میں اور تمام کمپوننٹس کی ڈیفیشنسی میں گرو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ 1920 میں ایک اور نظریہ پیش کیا گیا جسے بہت زیادہ سائنسدانوں نے قابل فہم سمجھا۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ زندگی قدیم زمین کے سمندروں میں بے ساختہ پیدا ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک دوسرے سے آزادانہ طور پر کام کرنے والے دو سائنسدان، روس سے الیگزینڈر ہارپن اور برطانیہ سے JBS ہالڈن سامنے آئے۔ ہالڈن نے آتش فشاں سے پیدا ہونے والی زوردار شعاعوں اور بجلی پر غور کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان حالات میں نامیاتی کاربن ڈائی آکسائڈ مالیکیولز آسانی سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنی ایک جیسی نوعیت کی وجہ سے یہ مالیکیول مختلف جگہوں پر جمع ہو گئے اور زمین کے قدیم سمندروں نے اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کیا نیوٹرینٹس کے طور پر، جس سے لائف نے جنم لیا زمین پر۔ انہوں نے یہ ہائپوتھیسس پیش کیا کہ ابتدا میں لائف ایک بلبلے کی شکل میں ہوئی ہوگی جو سمندر کی تہہ کے اوپر تیرتی ہوگی۔ وقت کے ساتھ اس نے بہت سے اور کمپوننٹس اکٹھے کیے اور ایک ڈھانچے کی شکل اختیار کر لی جو کہ جاندار تھا۔ ناظرین اکرام، یہ تھے سائنسدانوں کے نظریات جو انہوں نے پیش کیے کہ زمین پر کیسے لائف کی سٹارٹنگ ہوئی۔ ویڈیو میں پہلے ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ تھیوری آف ایوولوشن اینڈ آل دا سپیشیز ہیو سیم کامن اینسیسٹر۔ ناظرین اکرام، اس موضوع پر ہم بات کریں گے لیکن ہسٹری اینڈ بایوگرافی کی اگلی ویڈیو میں کہ کیسے زمین پر موجود تمام سپیشیز کی ڈیولپمنٹ ہوئی سیم اینسیسٹر سے۔ آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔